नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज दो खबरें हैं। पहली, इंडोनेशिया ने एक नई फार्मिंग टेक्निक डेवलप की है जिसमें पर हेक्टेयर 12.4 टन चावल उगाया जा सकता है। इंडोनेशिया की अपनी पुरानी टेक्निक को चाइना के प्रिसीजन एग्रीकल्चर से जोड़कर बनाया गया एक नया सिस्टम है। और दूसरी खबर है, अमेरिका ने इस साल चावल की खेती 28% घटा दी है, 2.02 मिलियन एकर्स। यह 1972 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। किसानों ने कॉटन की तरफ रुख किया है। दोस्तों, इन दो खबरों को एक साथ रखिए और फिर जो तस्वीर बनती है तो वो बहुत कुछ कहती है। एक देश जो कभी चावल का सबसे बड़ा खरीदार था, अब यील्ड बढ़ाने की नई टेक्निक को पूरी दुनिया को सिखा रहा है। और दूसरा देश जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, चावल की खेती से पीछे हट रहा है। और इन दोनों के बीच खड़ा है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर, लेकिन एवरेज यील्ड अभी भी 4 टन पर हेक्टेयर के आसपास ही है। और आज के दोनों एपिसोड्स में, दोनों खबरों में यही सवाल है कि इंडोनेशिया से हमें क्या सीखना है और अमेरिका हमको क्या बता रहा है। तो दोस्तों, पहले इंडोनेशिया की पूरी यात्रा हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया को हम बार बार बिग पिक्चर में शामिल कर रहे हैं। जनवरी 2026 में इंडोनेशिया ने इंपोर्ट कोटा शून्य किया, जीरो किया, शिफर किया और सेल्फ सफिशिएंसी का ऐलान कर दिया। और जून 2026 में बुलॉग ने मलेशिया, सिंगापुर, यूएई को 2 लाख टन प्रीमियम राइस एक्सपोर्ट करने की घोषणा कर दी। और 27 जून 2026 को एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंडी अमरान सुलेमान ने एक नई फार्मिंग सिस्टम लॉन्च किया और नाम है उसका PMAAS और उसका फुल फॉर्म है पर्टेनियन मॉडर्न एडवांस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम। इंडोनेशिया की पर्टेनियन मॉडर्न एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कि PMAAS राइस प्रोडक्टिविटी को 12.4 टन पर हेक्टेयर तक बढ़ा सकती है। और यह सिस्टम करीब 2 साल की रिसर्च और फील्ड ट्रायल्स के बाद डेवलप हुआ है। PMAAS इंडोनेशिया की जाजर लिगोवो प्लांटिंग सिस्टम को अरकानसास यूएस में स्टडी की गई मॉडर्न कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और चाइना की प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज से कंबाइन करती है। जाजर लिगोवो इंडोनेशिया की लोकल प्लांटिंग टेक्निक है और यह सिस्टम 3 प्रिंसिपल्स पर बना हुआ है। 4:1 और 6:1 प्लांटिंग पैटर्न से फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमाइज करना, कंटिन्यूअस प्लांटिंग से क्रॉप पॉपुलेशन बढ़ाना और प्रिसीजन एग्रीकल्चर अप्लाई करना। PMAAS को पहले साउथ सुलावेसी के सोपेंग रीजेंसी में ट्रायल किया गया, जहां प्रोडक्टिविटी 10.4 टन पर हेक्टेयर तक पहुंची, राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा। मिनिस्टर अमरान ने कहा कि हमारा इनिशियल टारगेट 10 टन पर हेक्टेयर था, लेकिन फील्ड ट्रायल्स में हम पहले ही 12.4 टन तक पहुंच गए। प्लांट डेंसिटी की बात करें तो यह सिस्टम कन्वेंशनल 3 लाख से 3,60,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर से बढ़ाकर 8 लाख से 1 मिलियन प्लांट्स पर हेक्टेयर तक ले जाती है। और साथ में फर्टिलाइजर और इरिगेशन कॉस्ट भी कम होती है। दोस्तों, इंडोनेशिया की यह पूरी जर्नी 3 चैप्टर्स में समझिए, 3 भागों में समझिए। पहला, इंपोर्ट बंद किया। जनवरी 2026 में इंडोनेशिया ने 2026 के लिए राइस इंपोर्ट कोटा शून्य कर दिया। प्रोडक्शन 13.5% बढ़कर 34.77 मिलियन टन पहुंच गई। यह डिसिप्लिन की कहानी थी। अब दूसरा चैप्टर देखिए, एक्सपोर्ट शुरू किया जब रिजर्व्स 5 मिलियन टन से ऊपर पहुंचे तो बुलॉग ने मलेशिया, सिंगापुर, यूएई को प्रीमियम राइस भेजना शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया, बायर सेलर बन गया। और चैप्टर 3 क्या कह रहा है? दुनिया को सिखाया। अब PMAAS के जरिए इंडोनेशिया कह रहा है कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं उगाते, हम तरीका भी बताते हैं। यह प्रोग्रेशन इंपोर्ट डिपेंडेंसी से एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी तक और फिर टेक्नोलॉजी लीडरशिप तक, यह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टोरी है। अमरान ने कहा है कि PMAAS ना सिर्फ फूड सेल्फ सफिशिएंसी को मजबूत करेगा, बल्कि फ्यूचर एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन सरप्लस भी जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी चेतावनी भी है। इंडोनेशिया की यह उपलब्धि अभी फील्ड ट्रायल स्टेज पर है। नेशनल एवरेज यील्ड अभी 5 टन पर हेक्टेयर है और रिकोल्टो के SRP प्रोग्राम में शामिल 4300 किसानों ने यील्ड्स 6 से 9
से 10 टन तक पहुंचाई है, लेकिन राष्ट्रीय एवरेज अभी 5.25 टन पर हेक्टेयर ही है। 12.4 टन एक एस्पिरेशनल टारगेट है और जमीनी हकीकत ये नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सही है, दिशा सही है। भारत के लिए सबक क्या है? भारत की करंट राइस यील्ड 4 टन पर हेक्टेयर के आसपास है और इंडोनेशिया का नेशनल एवरेज 5.25 यानी कि 5.2 टन पर हेक्टेयर है और इंडोनेशिया का पीएम आज टारगेट 12.4 टन, यानी इंडोनेशिया का फील्ड ट्रायल यील्ड भारत के नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है अगर ये ट्रायल इनका सक्सेसफुल पूरी तरह से हो जाता है। दोस्तों, यह एक अलार्म है। भारत के पास ICAR है, फिल राइस जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, PM किसान जैसे स्कीम्स हैं, लेकिन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्लांट डेंसिटी ऑप्टिमाइजेशन और जल कुशल टेक्निक्स, इनका एडॉप्शन अभी बहुत ही लिमिटेड है। जाजर लिगोवो टेक्निक जो इंडोनेशिया की PM आज की नींव है, भारत में भी काम आ सकती है। प्लांट रोज के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी जाती हैं, जो खाली जगहें छोड़ी जाती हैं, उससे सनलाइट और एयर सर्कुलेशन बेहतर होती है, जिससे यील्ड बढ़ती है। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की तरफ, अमेरिका की तरफ। दोस्तों, USDA के जून एक्रियस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में US राइस प्लांटेड एरिया 2.017 मिलियन एकर्स है, 28% की गिरावट है और यह 1972 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। कारण क्या है? कारण है स्लो डिमांड और वेदर चैलेंजेस। स्टेट वाइज अगर आप देखें तो अरकानसास में चावल 8,51,000 एकड़ पिछले साल 1.284 मिलियन एकड़ था और मिसूरी में 1,53,000 एकड़, पिछले साल ये 2,13,000 था और मिसिसिपी में अगर देखेंगे तो लॉन्ग ग्रेन राइस एक्रेज सिर्फ 45,000 एकड़ और 1961 के बाद का ये सबसे कम आंकड़ा है। अरकानसास में लॉन्ग ग्रेन राइस एक्रेज 38% घटा है, 1977 के बाद ये सबसे कम है। इसके बाद कॉटन बढ़ा, अपलैंड कॉटन एक्रियज 6% बढ़कर 9.7 मिलियन एकड़ हो गया। लेकिन स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए, रफ राइस स्टॉक्स जून 1 पर 74.8 मिलियन 100 वेट, यानी कि 7% की बढ़त, लेकिन मिल्ड राइस स्टॉक्स 3% गिरे 5.93 मिलियन 100 वेट। 100 वेट मैं अपने भारतीय दर्शकों को बता दूं कि 100 वेट का मतलब होता है कि 100 पाउंड और 100 पाउंड का मतलब ये लगा लें कि लगभग 45.36 केजी। दोस्तों, अमेरिका की यह खबर सिर्फ एक कंट्री की फार्मिंग डिसीजन नहीं है, यह ग्लोबल राइस ट्रेड के बारे में एक बड़ा सिग्नल है। यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसास एक्सटेंशन के एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हंटर बिराम ने कहा कि मुझे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि राइस इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के बारे में। हम 1970s जैसे एक्रियस की बात कर रहे हैं, 7,30,000 लॉन्ग ग्रेन राइस एकर्स, यह वही है जो इंडस्ट्री को एक्सपेक्ट था। यह 3 सवाल खड़े करता है। पहला, कि यह कैसे हुआ? राइस छोड़ने के 2 मुख्य कारण हैं, वीक डिमांड और बेटर अल्टरनेटिव्स, और कॉटन का प्राइस बेटर था। वेदर इश्यूज ने कुछ इलाकों में चावल की प्लांटिंग को अफेक्ट किया, लेकिन एक स्ट्रक्चरल फैक्टर भी है। ग्लोबल राइस मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। भारत, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में US राइस, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो स्ट्रगल करती है। दूसरा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? तो US ग्लोबल राइस प्रोडक्शन में 2% से कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का करीब 5% शिप करता है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। US का एक्सपोर्ट कम होने से एक वैक्यूम बनेगा और वो वैक्यूम कौन भरेगा? इंडिया और वियतनाम, जो ऑलरेडी ग्लोबल राइस एक्सपोर्टर्स की रेस में आगे दौड़ रहे हैं। तीसरा, यह मार्केट सिग्नल क्या कह रहा है? दोस्तों, जब दुनिया का एक बड़ा वेल्दी इकोनॉमी का किसान चावल की खेती छोड़ता है, तो इसका मतलब है कि उस फसल की मुनाफा कम हो रहा है या अल्टरनेटिव्स उससे बेहतर है। लेकिन उसी वक्त एल नीनो, हॉर्मुज डिसरप्शन और फूड सिक्योरिटी नेशनलिज्म, ये सब ग्लोबल राइस डिमांड को टाइट कर रहे हैं। यानी एक तरफ सप्लाई घट रही है और दूसरी तरफ डिमांड टाइट हो रही है। यह प्राइस के लिए बुलिश सिग्नल है।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसके लिए भारत के लिए क्या लेसन इसमें छुपा हुआ है। तो यूएस राइस एक्रीज की यह गिरावट भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यूएस प्रीमियम लॉन्ग ग्रेन राइस के वो बायर्स जो अब शॉर्टफॉल देखेंगे वो कहीं और देखेंगे, और इंडिया के लॉन्ग ग्रेन नॉन बासमती और बासमती दोनों के लिए यह एक ओपनिंग है। लेकिन यह अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसिस्टेंट हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे हों और सप्लाई रिलायबल हो। दोस्तों बढ़ते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन की तरफ। तो आज की दोनों खबरें मिलकर चावल की दुनिया का एक नया नक्शा बना रही हैं। इंडोनेशिया की यात्रा बायर से सेलर और सेलर से अब टीचर तक, यह एक इतिहास है जो अभी लिखा जा रहा है। पीएम आज सिस्टम बताता है कि जब एक देश सही पॉलिसी, सही टेक्नोलॉजी और सही डिसिप्लिन के साथ एक प्रॉब्लम को टैकल करता है तो वो सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करता, वो दूसरों के लिए एक रास्ता भी बनाता है। अमेरिका की गिरावट यह एक वार्निंग साइन है। दुनिया का सबसे अमीर देश जहां फार्मिंग टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस्ड है, वहां के किसान चावल की खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि यह इकोनॉमिकली वायबल नहीं रही। यह बताता है कि चावल की खेती अगर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं हुआ तो वो किसी भी देश में मार्जिनल हो सकती है, और भारत दोनों से सीख सकता है। इंडोनेशिया से हमें सीखना है कि डिसिप्लिन्ड प्रोक्योरमेंट, कंसिस्टेंट पॉलिसी और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से एक इंपोर्टर देश एक्सपोर्टर बन सकता है, और जब यील्ड 4 टन से 8 से 10 टन तक आ जाएं तो सरप्लस खुद ब खुद बनता है, बनाना नहीं पड़ता। और हमको अमेरिका से सीखना है कि सिर्फ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होना काफ़ी नहीं है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर फोकस नहीं है, अगर मार्केट्स डाइवर्सिफाइड नहीं है तो किसान खुद दूसरी फसल चुन लेता है। भारत के पास जमीन है, किसान है, रिकॉर्ड स्टॉक्स हैं, लेकिन एवरेज यील्ड 4 टन। जब इंडोनेशिया फील्ड ट्रायल्स में 12.4 टन दिखा रहा है तो यह गैप एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अगर भारत अपनी यील्ड को 6 से 7 टन तक ही ले जाए तो उसे नई जमीन की जरूरत नहीं, उसी जमीन से 1.5 गुना प्रोडक्शन और उसी किसान को 1.5 गुना आय। दोस्तों यह सपना नहीं है, इंडोनेशिया ने दिखाया है कि यह होता है, पॉसिबल है। बस जरूरत है एक कंसिस्टेंट विजन की, एक पेशेंट पॉलिसी की और उस टेक्नोलॉजी को किसान के खेत तक पहुंचाने की जो लैब्स में नहीं जमीन पर काम करे। और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो हमारा कैसा लगता है ये हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हम आप तक लेकर आते हैं उनसे आपको कितनी जानकारी हासिल होती है और कितने आपके लिए वो यूजफुल होते हैं ये हमें अवश्य बताएं। और हमारे चैनल पे किस तरह के वीडियोस, किस तरह के एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं यह भी जरूर लिखें, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर करें जिससे हमें और दर्शक देखें और हमारा हौसला और बढ़े आप तक और बेहतर कंटेंट पहुंचाने का। क्योंकि कोई भी एक वीडियो जो आप 15 मिनट का, 20 मिनट का या आधे घंटे का देखते हैं उसमें काफ़ी लोगों की मेहनत लगती है, कई घंटों की मेहनत होती है, रिसर्च होती है, तब वो कहीं आप तक पहुंचता है। तो आपका मोटिवेशन हमें देने का सिर्फ यही है कि वीडियोस को लाइक करें, अपने कमेंट से बताएं और यह भी बताएं कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।